तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दर्पण सूत्र, और वो भी एक नए तरीके से। अब आप ये कहेंगे कि पहले से ही 2 सूत्र YouTube पर मौजूद हैं, 2 वीडियो पहले से ही मौजूद हैं, तो ये तीसरे की क्या आवश्यकता है। तो मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर हैं उनका कॉल आया था कि सर ये मेथड थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि इसमें 2 बार दो त्रिभुजों को समरूप करना पड़ता है, फिर उनकी संगत भुजाओं को समानुपात में करना पड़ता है, थोड़ा लेंदी पड़ता है। क्या इसका कोई और शॉर्ट मेथड नहीं है? एक तो सुधीर त्यागी थे, एक रूप सिंह अर्श थे, और एक व्यक्ति और थे जिनका मुझे ध्यान नहीं है। तो उनकी मांग पर जब मैंने सोचा तो हो सकता है इसका एक अलग मेथड, तो मैं आज आपको जो गोलीय दर्पण का जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u + 1/v, उसको एक नए तरीके से आपको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, डिराइव करने का प्रयास करूंगा। आशा है ये जरूर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब काफ़ी शॉर्ट तरीका भी है और अच्छा भी है, और इसको भूलने की दर मेरे हिसाब से कम रहेगी। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण लूँगा अवतल दर्पण का, ठीक है, कनकेव मिरर का। तो आप जानते हैं कनकेव बिल्कुल घुपा, नाम जैसा है ना, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। आप विजुलाइज कर देखो कनकेव, केव कैसी होती है जिसमें अंदर जाए, इसका मतलब दबा हुआ भाग, उसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, ये तो अपने आप देखिए घुपास ही बनी रही है इसमें। ये इसकी जो बैक साइड है, उभरा हुआ जो भाग है वो सिल्वर नाइट्रेट या अन्य अपारदर्शी पदार्थों से लेपित होता है। इसकी जो दबी हुई भाग है या घुपा जैसी आकृति है, ये कैसी है, परावर्तक पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ है, जिससे प्रकाश परावर्तित होता है। अब हम जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मैं मुख्य अक्ष को खींच देता हूं भाई, ये दर्पण का ध्रुव P है। अब ये मुख्य अक्ष है, इसके किसी बिंदु पर, अब कहीं मुख्य अक्ष पर मैं एक वस्तु मान लेता हूं जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल अपवर्ड है, लंबवत ऊपर की ओर है, और जिसका नामकरण भी मैंने AB कर दिया। अब इससे प्रतिबिंब बनने के लिए मुझे कम से कम 2 रेखाएं चाहिए जो या तो मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों। तो अब जो गोलीय दर्पण से परावर्तन के कोई 4 नियम है, उनमें से कोई 2 का प्रयोग करके आप प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। और वो 4 नियम मैं आपको याद दिला दूं। पहला नियम क्या है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण से, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से, पहला नियम। दूसरा क्या होता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तीसरा क्या है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो परावर्तन के नियमों का पूर्णतः पालन करती है, अर्थात आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। और चौथा नियम क्या है, पहले वाले का जस्ट रिवर्स होता है, अर्थात यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण की सतह पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आपको याद आ गया होगा चारों नियम। अब इनमें से किसी 2 का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं मान लेता हूं कि वस्तु AB का जो शीर्ष है, B से कोई प्रकाश किरण चलती है और वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु K पर आपतित होती है, ये मैं मान लेता हूं। तो B के जो प्रकाश किरण है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाके K बिंदु पर जैसे ही टकराती है, स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, और वो निश्चित ही कहां से होकर गुजरेगी, दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये दर्पण के ध्रुव से फोकस से होकर गुजर रही है, तो ये F से होकर गुजर रही है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की रचना के लिए एक प्रकाश किरण में दर्पण के ध्रुव पर ले आता हूं। तो देखिए A प्रकाश किरण जो BP आपको दिख रही है वो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। और आप जानना चाहिए आपको कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो एक समतल दर्पण की तरह कार्य करता है, और समतल दर्पण के परावर्तन के नियम हम जानते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो यहां परावर्तन कोण और आपतन कोण कौन से, देखिए ये आपतन कोण है, अर्थात आपतित किरण बिंदु P पर मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी दर्पण के ध्रुव से परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। अर्थात ये जो परावर्तित किरण है देखिए, और ये दोनों यहां मिल रहे हैं, तो यहां ये प्रतिबिंब की रचना हो रही है। देखिए तो ये प्रतिबिंब बना भाई, और ये प्रतिबिंब को मैं A डैश और B डैश नाम दे देता हूं। तो
अब देखिए आपतित किरण ने मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष लाइन थी, थीटा कोण बनाया, तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण ही बनाएगी, अर्थात ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान कोण बनाते हुए, ठीक है, बाहर निकलती है। अब देखिए आपको ये चित्र समझ में आ गया। तीसरी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान रखें, तीसरी भी अगर आप लाना चाहें तो एफ से लेकर आइए और वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही निकलेगी वो भी इस बिंदु से होकर ही गुजरेगी। आप भले ला के देख सकते हैं, पर चूंकि इसमें काफ़ी किरणें हो जाएंगी उसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिख रही है। तो अब देखिए इसी से हमारा काम चल जाएगा और यही हम जो दर्पण सूत्र है उसको सिद्ध कर देंगे आपके लिए। तो देखिए भाई, आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए BAP में, देखिए तो समकोण त्रिभुज BAP में आप टेन थीटा का मान निकालिए। तो टेन थीटा हम जानते हैं रेशो किसका होता है, लंब और आधार का। तो लंब क्या है इसमें देखिए AB और आधार क्या है PA, AB बटे PA। अब एक काम और हम करते हैं कि बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी और मान लेते हैं। तो मान लेता हूं वही में कि जो वस्तु है वो h1 ऊंचाई की है और उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो h2 ऊंचाई का है, ठीक है। अब भाई जब दर्पण सूत्र निकालें या लेंस सूत्र निकालें, साइन कन्वेंशन या चिन्ह परपाटी का तो पालन, भाई कोई भी हम काम करें परपाटियों का तो पालन करना ही होगा ना। तो परपाटी क्या कहती है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, सही बात है भाई। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां जो नापी जाती है वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक। और हम जानते हैं भाई हम अधिकतर वस्तुओं को बाईं तरफ लेते हैं। तो जैसे हम ग्राफ में करते हैं ना, आप इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे ग्राफ में क्या होता है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है भाई, ये -x अक्ष और ये -y अक्ष। तो जैसे ये पूरा पॉजिटिव होता है ना, इसी तरह ये पॉजिटिव, अर्थात ये मूल बिंदु अगर मानूं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, वही कंडीशन यहाँ है, ठीक है। अगर इस दर्पण को मैं मूल बिंदु मानो तो ये मूल बिंदु है बीच का। तो अब देखिए ये समस्त दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव, और इधर को समस्त दूरियां पॉजिटिव। अब इस दर्पण में तो दाईं तरफ तो है ही नहीं कुछ, तो सारी दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। एक चीज और कि मुख्य अक्ष के ऊपर अपवर्ड, ऊपर की ओर जो जितनी भी लंबाइयां होती है धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। तो देखिए H1 पॉजिटिव होगा। अब चूंकि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा और आवर्तित प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और आवर्तित है, H2 वो नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे। तो देखो चिन्ह परपाटी का उपयोग करते हुए AB पॉजिटिव होगा भाई, तो H1 लिख दिया, PA और A क्या है, वस्तु, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम प्रेजेंट करते हैं U से। चूंकि P से A की तरफ आएंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, बाईं तरफ आ रहे हैं, -x अक्ष की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो U के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, -U। अब देखिए भाई थीटा कोण बनाने वाला एक और समकोण त्रिभुज है B'A'P। तो समकोण त्रिभुज B'A'P में फिर निकालिए आप टेन थीटा का मान, वही रेशो होता है लंब और आधार का। तो लंब इसमें आपको जैसा दिख रहा है चित्र में A' B' और आधार क्या है, PA', लंब बटे आधार PA', ठीक है भाई। अब देखिए A' B' क्या लिखूंगा मैं, -H2 अपॉन PA' और A', क्या है, प्रतिबिंब। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त की जाती है, V से। अब चूंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में इसलिए नेगेटिव, तो -V, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो H2 अपॉन V, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई त्रिभुज तो चार ही लेने पड़ेंगे, इसमें भी चार लेने पड़ेंगे, उसमें भी चार और इसमें भी चार। फिर सर इसमें अंतर है, वहां आपको समरूप करने पड़ते थे, समरूपों के लिए दो दो कोण बराबर करने पड़ते थे, फिर लिखना पड़ता था कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान पात में होती,
बहुत लेंदी होता था, इसमें कुछ भी तो लेंदी नहीं है। अब आप कहेंगे सर अब दो त्रिभुज और कहाँ है, बनेगा ना। मैंने जैसे पहले आपको कई बार बताया है कि ये जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, सभी छोटे दर्पण और छोटे लेंसों के लिए। अगर ये दर्पण छोटा होता तो इस केपी की जो वक्रता आपको दिख रही है वो वक्रता बिल्कुल कम होती। देखिए अब ये बड़ा है इसलिए आपको वक्र दिख रहा है, लेकिन अगर ये छोटा होता तो अब देखिए यहाँ कहाँ है वक्रता, यहाँ पी होता है और यहाँ ये के होता, तो बिल्कुल वक्रता शून्य होती, अर्थात ये केपी एक स्ट्रेट लाइन होती उस कंडीशन में। तो आप देखिए अगर इस समय थीटा को भूल जाइए, अगर ये कोण एल्फा है तो ये कोण भी एल्फा होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है भाई। जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। दो रेखाएं इस तरह से काटती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें एपी रेखा और ए डैश बी डैश सॉरी बी डैश के बिंदु एफ पर काट रहे हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। थीटा से कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज के पी एफ में, समकोण त्रिभुज के पी एफ में टेन एल्फा का मान निकाल दीजिए। टेन ऑफ एल्फा, लंब क्या है के पी, या पी के लिख देते अपॉन, और आधार इसके लिए पी एफ। अब एक बात सोच के मुझे बताइए, क्या पी के की ऊंचाई ए बी के बराबर नहीं है? तो मैं पी के लिए मैं क्या H1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो देखिए पी के स्थान पर मैंने लिख दिया H1। पी एफ ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, फोकस दूरी माइनस एफ। माइनस क्यों लगा दिया? आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो माइनस एफ, समीकरण थर्ड, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज और चाहिए भाई, ए डैश सॉरी बी डैश ए डैश एफ। समकोण त्रिभुज, इसमें बी डैश ए डैश एफ में तो देखिए टेन थीटा, थीटा नहीं सॉरी टेन एल्फा बराबर लंब क्या है ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या है एफ ए डैश। अब देखिए ए डैश बी डैश के स्थान पर माइनस H2 नीचे है, ठीक है। अब देखिए एफ ए डैश तो कोई परिभाषा में नहीं है, ना तो ये ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ना प्रतिबिंब की दूरी है, और ना मुख्य फोकस की दूरी अर्थात फोकस दूरी है। तो इसको दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? पी ए डैश, भाई देखिए एफ ए डैश ऐसे ही है ना, एफ ए डैश का मान निकालना है। तो एफ ए डैश के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सोचना, पी ए डैश माइनस पी एफ। पी ए डैश में से पी एफ चला जाएगा तो एफ ए डैश ही बचेगा ना। तो इसको मैं लिख देता हूं भाई, देखिए पी ए डैश माइनस पी एफ, तो देखिए माइनस H2 बटे पी ए डैश किसके बराबर है? माइनस वी के। हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी है, और पी एफ क्या है? फोकस दूरी है, तो माइनस एफ। अब चूंकि ये माइनस और था तो प्लस एफ हो जाएगा। H2 का माइनस में मुझे हटाऊं तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं लिख देता हूं कि टेन ऑफ एल्फा विल बी इक्वल टू, माइनस हटा रहा हूँ इसका, H2 अपॉन, यहाँ माइनस कॉमन ले देता हूं जिससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो इसको क्या लिख सकता हूं, B माइनस एफ, और ये समीकरण फोर्थ। अब आप कहेंगे सर इतने समीकरण बनाने की जरूरत कहाँ थी, अभी आपको पता लग जाएगा। तो अब देखिए आप टेन थीटा और टेन एल्फा का जोड़ा बनाइए आप, और जोड़ा कैसे बनाएंगे, गुणा कर दीजिए आप। तो समीकरण 1 का 4 से कर दीजिए और 2 का 3 से कर दिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का 3 से करें, 2 का 4 से करें, तब भी वही बात आएगी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको यहाँ लिख देता हूँ स्पेस बचाने के लिए, इस तरह से भाई। तो देखिए समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू टेन ऑफ एल्फा विल बी, देखिए टेन थीटा टेन एल्फा, H1 अपॉन माइनस यू इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे, H2 अपॉन V माइनस एफ। तो देखिए ये तो थोड़ा अब लेंदी हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब
स्पेस तो चाहिए इसके लिए भाई, चलो यहाँ ही लिख देते हैं tan थीटा इंटू tan अल्फा बराबर H1 H2 बटे गुणा कर दीजिए माइनस UV और माइनस माइनस प्लस UF, ठीक है भाई, UF, और ये समीकरण 5। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से लिखिए tan थीटा tan अल्फा, tan थीटा tan अल्फा बराबर, देखिए राइट हैंड साइड देखिए H2 अपॉन V बटे सॉरी गुणा ये H2 अपॉन V इंटू H1 अपॉन माइनस F, तो देखिए tan थीटा tan अल्फा, और इसका मान क्या आ जाएगा भाई H1 H2 बटे क्या आ जाएगा माइनस VF, और ये समीकरण 6। आपको ये बात समझ में आई ना। अब देखिए आप समीकरण 5 और 6 को देखिए, क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है? हैं, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। अगर दो समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो मैं समीकरण 5 व 6 से क्या कह सकता हूं कि H1 H2 बटे माइनस UV प्लस UF बराबर H1 H2 बटे माइनस VF। ये आ गया ना भाई। अब देखिए H1 H2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, इधर से मिटा लेता हूं और थोड़ा बस कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूं। तो देखिए H1 H2 अपॉन ये संख्या, H1 H2 अपॉन ये संख्या, तो दोनों के अंश बराबर हैं, तो अंश कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बचेगा भाई कि 1 अपॉन माइनस UV प्लस UF बराबर 1 अपॉन माइनस VF। अब देखिए बजगुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस VF बराबर माइनस UV प्लस UF। तो अब क्या करेंगे भाई, हम इसको इधर ले आएंगे। तो देखिए ले आइए, तो देखिए माइनस VF प्लस UV बराबर UF। अब आप कहेंगे सर ये माइनस VF इधर को अच्छी नहीं लग रही, इसको भी उधर भेज दीजिए, मतलब पूरी संख्या प्लस की बना लेते हैं, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो इसको क्या लिख सकता हूं भाई UV, इधर को UV रख लेता हूं केवल, ठीक है, बराबर इसको इधर भेज रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो BF प्लस UF। अब प्रत्येक पद में UVF का भाग देने पर भाग दे दीजिए। तो देखिए UV बटे UVF बराबर VF बटे UVF प्लस UF बटे UVF। अब देखिए UV से UV कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन F बराबर BF से BF, तो 1 अपॉन U प्लस UF कैंसिल आउट 1 अपॉन V। और अब तो आपको पता ही लग गया ना भाई ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो इस समीकरण को ही हम दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला के नाम से, या मिरर जो इक्वेशन है, ठीक है, दर्पण समीकरण, दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, कई नामों से जानते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्या बताता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।
आशा है आपको ये तरीका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथ में मैं आपको लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर अर्थात किसी गोलीय दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है या रेखिक आवर्धन है उसके बारे में भी बताता चलता हूं और उसका भी एक नया तरीका आपके लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि किसी दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो क्या होता है। देखिए लेंस और दर्पण का हम प्रयोग क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि लेंस या दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो बड़ा प्राप्त हो। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब कितना कर सकता है अर्थात किसी वस्तु को कितना बड़ा करके कोई लेंस या दर्पण दिखा सकता है वो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो यहां हम बात कर रहे हैं दर्पण की, तो किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है और इसे हम m से व्यक्त करते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं कि किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन जिसको हम m से व्यक्त करते हैं वो बराबर होगा भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु या बिंब की ऊंचाई, कुछ भी लिख दीजिए आप, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए यहां दो तरीके प्रचलित हैं बहुतायत में। देखिए अधिकतर किताबों में क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम I और वस्तु की ऊंचाई के लिए O, पर ये थोड़ा जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है कि I मीन्स इमेज, या ऊंचाई नहीं है। इमेज के लिए हम I इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए O इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके ज़्यादा पक्ष में नहीं हूं, तो मैं क्या कहूँगा कि आप इनके स्थान पर अच्छा होगा यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए H2 और वस्तु की ऊंचाई के लिए H1 इस्तेमाल करें। ये प्रतीक ज़्यादा तर्कसंगत लगते हैं। ठीक है, और यही मैंने अभी जैसा आपको बिल्कुल मिरर फॉर्मूला निकालने का बिल्कुल अलग तरीका बताया था उसमें भी इस्तेमाल किए थे। तो अब देखिए किसी दर्पण से मैं बात करूं कनकेव मिरर की, तो दर्पण से प्रतिबिंब दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वास्तविक और उल्टा, एक सीधा और आभासी। तो अब सोचिए हम अधिकतर समय क्या मान के चलते हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है अर्थात पॉजिटिव है। अगर दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा है तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के नीचे। तो रेखीय आवर्धन कैसा होगा, H2 नेगेटिव हो जाएगा, H1 पॉजिटिव, इट मींस नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है तो m विल बी नेगेटिव, और यदि आभासी और सीधा है तो H1 और H2 बोथ विल बी पॉजिटिव, और जब दोनों H1 और H2 पॉजिटिव होंगे तो m भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें कि यदि m का मान यहां अपने आप पता लग रहा है कि m इज ग्रेटर देन 1, यदि m का मान 1 से अधिक है तो सीधी सी बात है उस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होगी और वस्तु की ऊंचाई कम होगी, तभी तो ये मान ज्यादा आएगा। भाई H2 में H1 का भाग दें, ये कब संभव है, जब H2 इट ग्रेटर देन H1, ये तभी तो संभव होगा। अर्थात उस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब है वो बड़ा होगा, वस्तु की ऊंचाई कम होगी। अर्थात कब कहेंगे हम कि प्रतिबिंब आवर्धित है, जब H2 इज ग्रेटर देन H1 और M2 या कहें M इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूं भाई, जैसे अभी लिया था कि कोई एक ये कनकेव मिरर है भाई, केव की तरह लगता है, नाम से ही आप याद रखें भाई, कनकेव, केव की तरह, गुफा की तरह, अर्थात दबी हुई सतह इसकी कैसी है, रिफ्लेक्टिंग। अब देखिए ये मुख्य अक्ष मैंने बना दिया भाई। अब ये कोई यहाँ वस्तु ए भी है जिसकी ऊंचाई में H1 मान लेता हूँ, और इससे प्रतिबिंब आप जानते हैं कि माना इसके जो B शीर्ष है इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर निकल के आ गई भाई। एक और प्रकाश किरण गई
जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई। ध्रुव के बारे में आप जानते ही हैं, दर्पण ध्रुव एक समतल दर्पण की तरह कार्य करता है, अर्थात ये बिंदु एक समतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा? इसकी वक्रता कहाँ है? यहाँ वक्रता नहीं है इस जगह पर। आप देखिए इस जगह पर जब वक्रता शून्य तो ये, और इसकी जो बैक पॉलिश हो रही है, तो समतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात समतल दर्पण क्या करता है कि आपतित किरण जिस कोण से आती है उसी किरण से भेज देता है। तो ये एक नॉर्मल की तरह होगा। जो मुख्य अक्ष है वो क्या कहलाए होगा इस बिंदु P के लिए? अविलंब। ये आपतित किरण होगी, तो अवलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। तो ये भी थीटा होगा, और यहाँ ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये ए डैश और ये बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई में H2 मान लेता हूं। ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई, समकोण त्रिभुज उसी तरह जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले माना था कि BAP में समकोण त्रिभुज BAP में, तो देखिए टेन थीटा, हम जानते हैं टेन थीटा क्या है? रेशो होता है लंब और आधार का। तो AB/PA अर्थात H1/PA का मतलब -u, वस्तु की दूरी। ठीक है। और H1 पॉजिटिव क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, और PA नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ध्रुव से हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं। अब ये समीकरण 1 हुआ। इसी तरह आप ले लीजिए समकोण त्रिभुज जहाँ थीटा बन रहा है कौन सा? B'/A'/P में। ठीक है। और यहाँ भी आप टेन थीटा, जो टेन थीटा है वो क्या होगा भाई? लंब बटे आधार। तो देखिए A'/B' बटे आधार PA'। अब A'/B' क्या है? -H2। -H2 क्यों लिखा? क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे है, -y डायरेक्शन में है। PA', प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या कहलाएगी? -v। माइनस का मतलब आप जानते हैं क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में। ये समीकरण 2 कह सकता हूं भाई मैं। और आप कहें तो माइनस से माइनस को मैं हटा देता हूं, तो H2/V ये समीकरण 2। तो अब निकाल लीजिए आवर्धन क्षमता। कैसे निकालेंगे? देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए, दोनों टेन थीटा के मान है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूं भाई? जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो क्या कह सकता हूं मैं कि H1/-u विल बी इक्वल टू H2/V। अब देखिए मुझे किसका मान चाहिए? H2/H1। तो देखिए H2/H1, तो V को हटाइए, यहां ले आइए, H1 को यहां ले आइए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? अब मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए ये V यहां आ जाएगी, तो V/-u बराबर H2/H1। ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं भाई? तो -v/u, यहाँ माइनस को यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए। और ये क्या है भाई? m। अर्थात किसी दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है m, उसका सूत्र क्या है भाई? v/u नेगेटिव। और नेगेटिव चिन्ह किसको दर्शा रहा है? कि प्रतिबिंब कैसा है भाई? वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है। मैंने पहले ही बताया दर्पण ना वीडियो की शुरुआत में कि यदि किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तो m विल बी पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि दोनों ही H1 और H2 ऊपर होंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर रहेंगे। आप चित्र भी बना के देख लीजिए ना आप। चलो यहां बना देता हूं मैं एक छोटा सा चित्र। तो देखिए ये आपका अवतल दर्पण हुआ, कनकेव मिरर, ये P और ये F है, ये इसका C है। तो देखिए अगर वस्तु यहाँ हो F और P के बीच में, तो A B वस्तु एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए, और उसको आपको पता ही वो कहाँ से होकर गुजरती है? F से होकर। तो ये तो F से ही होकर गुजरती है, हमेशा ध्यान रखें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब आप कहेंगे दूसरी किरण तो सर आ ही नहीं रही। आ जाएगी ना, आप P पर लेके आइए चाहे C पर। आप जो कहेंगे C पर कहाँ से? अरे ये वस्तु है भाई A B, तो आप C से लेकर आइए।
जो प्रकाश किरण सी पर आएगी तो वो उसी पर टकराएगा। क्योंकि सर टकराई तो ही नहीं, अरे देखिए कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में तो कहीं नहीं मिली, तो कहाँ से आती हुई, इस जगह से, तो ये ठीक है। तो अब देखिए कहीं ये मिलेंगे तो इधर तो कहीं नहीं मिलेंगे। अब इनको बैक बढ़ाइए आप डॉट डॉट करके, तो ये प्रतिबिंब बना भाई, यहां बना प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश। वास्तविक नहीं है ना, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है, ठीक है। ये कैसा है प्रतिबिंब में, सीधा है, पर कैसा है, आभासी, ठीक है। अब देखिए ये H2 हुआ, ये H1, दोनों ही मुख्य अक्ष के ऊपर है लंबवत, इसलिए दोनों ही कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इनके लिए जो M है वो क्या आ जाएगा भाई, V/U। ध्यान रखना ये किसके लिए भाई, सीधे और आभासी के लिए, और ये क्या है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई।